नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रिच हाइड्रोपोनिक्स में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिना मिट्टी की खेती करने के एक साइंटिफिक विधि हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के बारे में। इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि हाइड्रोपोनिक फार्मिंग क्या है, हाइड्रोपोनिक फार्मिंग को कैसे किया जाता है और हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के क्या क्या फायदे हैं। तो बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के बारे में। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग क्या है? हाइड्रोपोनिक फार्मिंग एक सिंपल फार्मिंग टेक्निक है जिसमें कि हम किसी भी पौधे को बिना मिट्टी के सहायता के उगाते हैं। पौधे को उगाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? पौधे को उगाने के लिए हमें केवल 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला पानी, दूसरा हवा, तीसरा रोशनी, चौथा पोषक तत्व। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में हम मिट्टी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। यहाँ पर हम मिट्टी को रिप्लेस कर देते हैं किसी दूसरे अन्य ग्रोइंग मीडियम के साथ, जैसे अपना क्ले बॉल्स, कोकोपेट एंड हाइड्रोपोनिक स्टोन्स। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में ज़्यादातर हर प्रकार के पौधों को उगाया जा सकता है, फिर चाहे वो फूल हो, फल हो या फिर चाहे सब्जी ही क्यों ना हो। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग कोई भी शुरू कर सकता है, बशर्ते आपको हाइड्रोपोनिक फार्मिंग से जुड़े हुए कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे ग्रोइंग मीडियम। आप कौन सा ग्रोइंग मीडियम इस्तेमाल करेंगे और आपको कौन सा ग्रोइंग मीडियम इस्तेमाल करना चाहिए, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। आपको आपके पीएच वैल्यू के बारे में जानकारी होना चाहिए। जो आप न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन तैयार करेंगे उसका पीएच कितना होना चाहिए, इसके बारे में भी आपको जानकारी रखनी पड़ेगी। आपको न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। आप कौन सा न्यूट्रिशन यूज करेंगे, किस पौधे को कौन सा न्यूट्रिएंट किस वक्त चाहिए, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी अनिवार्य है। इसके साथ ही आपको रोशनी के बारे में भी जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपना सेटअप इंडोर में लगाते हैं तो वहाँ पे खासकर आपको ये देखना पड़ेगा कि किस प्रकार के लाइट का इस्तेमाल आप करेंगे, जिसकी वजह से कि आपके पौधे को पर्याप्त मात्रा में और सफिशिएंट लाइट मिलती रहे। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग शुरू करने से पहले उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स में से सबसे पहला है ग्रोइंग मीडियम। एक सक्सेसफुल ग्रोइंग मीडियम को तैयार करने के लिए हमें ये देखना चाहिए कि जो हम ग्रोइंग मीडियम इस्तेमाल करने जा रहे हैं उसका ड्रेनेज कैपेसिटी कितना है। उसका ड्रेनेज कैपेसिटी ज़्यादा होना चाहिए, जिसकी वजह से कि पानी वहाँ पे रुके नहीं, वो अपने फ्लो के साथ आगे बढ़ जाए। दूसरा, जो हम ग्रोइंग मीडियम इस्तेमाल करेंगे वो एक अच्छे अमाउंट में ऑक्सीजन को होल्ड करके रखे, जिसकी वजह से कि हमारे पौधे के जड़ को एक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती रहे। तीसरा, जब हम ग्रोइंग मीडियम को तैयार करते हैं, जब हम ग्रोइंग मीडियम का चुनाव करते हैं तो वहाँ पे हमें ये भी देखना चाहिए कि जो ग्रोइंग मीडियम हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो कितना नमी और कितने न्यूट्रिएंट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके पौधे को सप्लाई देता है। यहाँ पे जो एक आइडियल ग्रोइंग मीडियम होता है वो कोकोपिट है और क्ले बॉल्स है और हाइड्रोपोनिक स्टोन्स है। ये तीनों ही आप अपने आप में एक आइडियल ग्रोइंग मीडियम है, जो कि एक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट और नमी तीनों को पर्याप्त मात्रा में सप्लाई करते हैं पौधे के जड़ में। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है लाइट। अगर आप अपना सेटअप आउटडोर में लगा रहे हैं तो वहाँ पे आपको एडिशनल लाइट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे सूर्य की रोशनी ही पर्याप्त है पौधे के लिए। लेकिन अगर आप अपना सेटअप इंडोर में लगा रहे हैं तो वहाँ पे आपको लाइट लगाने की आवश्यकता पड़ती है। एक आर्टिफिशियल लाइट लगाने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि हम कौन सा लाइट वहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे मार्केट में 2 प्रकार की ग्रोइंग लाइट अवेलेबल होती है हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के लिए। पहला होता है मेटल हैलाइड्स, दूसरा होता है हाई प्रेशर सोडियम लाइट्स। दोनों ही प्रकार के लाइटों का इस्तेमाल अलग अलग प्रकार के पौधे और अलग अलग ग्रोइंग लेवल पे किया जाता है। जैसे अगर हम मेटल हैलाइड्स की बात करें तो मेटल हैलाइड्स की जो लाइटें होती है उनका इस्तेमाल तब किया जाता है जब हमारा पौधा वेजिटेटिव स्टेट में हो, या फिर हम उन पौधों के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं जो हरी सब्जियां होती है, जैसे हमारे पालक है, धनिया है, पुदीना है या अन्य प्रकार की जो हरी सब्जियां हैं, वहाँ पे हम मेटल हैलाइड्स की लाइट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें हाई प्रेशर सोडियम लाइट्स की, तो इन लाइटों का इस्तेमाल हम फल में या फूल में करते हैं। अगर हम अपने हाइड्रोपोनिक फार्मिंग सेटअप के अंदर अगर हम फल उगा रहे हैं या कोई किसी प्रकार का फूल उगा रहे हैं तो वहाँ पे हमें मेटल हैलाइड्स की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पे हम हाई प्रेशर सोडियम लाइट को लगाते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे हाइड्रोपोनिक सेटअप्स का, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रिएंट ही एक ऐसा चीज है या एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी वजह से कि हमारा पौधा एक अच्छा ग्रोथ दिखाता है। अलग अलग प्रकार के पौधे को अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशन की आवश्यकता पड़ती है,
तो जब हम अपना न्यूट्रिशन सॉल्यूशन तैयार कर रहे होते हैं उससे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमारे पौधे को किन किन न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। हम केवल उन्हीं न्यूट्रिएंट को यूज़ करके एक सॉल्यूशन तैयार करेंगे और उस सॉल्यूशन को पानी में डिज़ोल्व करके हम सीधा ही पौधे के जड़ में सप्लाई कर देंगे। और इसके साथ साथ हमें टाइम टू टाइम ये भी चेक करते रहना चाहिए कि जो न्यूट्रिशन सॉल्यूशन हमने तैयार करके पानी में डिज़ोल्व किया है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। अगर उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई है तो हमारे उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। अगर उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है तो वहाँ पे और ज़्यादा पानी को मिला करके उसके सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारे न्यूट्रिशन सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ कम हो गई है तो पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन पौधों को नहीं मिलेगा। और अगर हमारे न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो वहाँ पर एक्सेस अमाउंट में न्यूट्रिशन पौधों को मिलेगा जो पौधों के लिए हानिकारक है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पीएच। जब हम बात यहाँ पे पीएच की करते हैं तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो हमारा न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन हमने तैयार किया है उसके पीएच को हम चेक करते हैं। अगर हमारा न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन का पीएच लेवल कम है तो वो एसिडिक इन नेचर हो जाता है, और अगर उसका पीएच वैल्यू ज़्यादा है तो वो बेसिक इन नेचर हो जाता है। अगर हमारा न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन ज़्यादा एसिडिक या ज़्यादा बेसिक हो गया तो हमारा पौधा उस सॉल्यूशन में से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा और ग्रोथ नहीं दिखा पाएगा, और एक टाइम के बाद वो न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से डेड हो जाएगा। तो जब हम हमारे प्लांट को हाइड्रोपोनिक सेटअप में लगाते हैं उसी टाइम पे हमें ये देख लेना चाहिए कि हमारे पौधे को कितने पीएच वैल्यू के न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन की आवश्यकता है। उसी प्रकार से हम अपने न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन को तैयार करके उसके पीएच वैल्यू को सेट करते हैं, और टाइम टू टाइम हम अपने न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के पीएच को चेक करते रहते हैं ताकि उसका पीएच कम या ज़्यादा ना हो जाए। और अगर कभी इन केस उसका पीएच वैल्यू कम या ज़्यादा हो जाता है तो हम पीएच बैलेंसर, एक सॉल्यूशन मार्केट में अवेलेबल है, उस पीएच बैलेंसर को यूज करके हम अपने पीएच को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर हम पानी का भी इस्तेमाल करते हैं। अगर थोड़ा बहुत हमारा पीएच लेवल ऊपर नीचे हो गया है 1-2 पॉइंट का, तो हम वहाँ पे पीएच बैलेंस को यूज ना करके हम सीधा पानी मिला करके अपने पीएच को सेट कर सकते हैं। जो एक आइडियल पीएच वैल्यू होना चाहिए वो 5.8 से लेकर के 6.5 के बीच में होता है, और ये बदलता रहता है हर प्रकार के पौधे के हिसाब से। तो हमें ये देखना चाहिए कि हमने कौन सा पौधा लगाया है और उसकी पीएच वैल्यू की रिक्वायरमेंट कितनी है। उसी हिसाब से हम अपने न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन को तैयार करेंगे और पौधों को सप्लाई करेंगे। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, वो है हमारा क्रॉस वेंटिलेशन, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर। तो जब हम हमारा हाइड्रोपोनिक सेटअप लगाते हैं, बहुत से लोग अपने हाइड्रोपोनिक सेटअप को ओपन में लगाते हैं और बहुत लोग अपने हाइड्रोपोनिक सेटअप को ग्रीन हाउस या पॉली हाउस के अंदर भी लगाते हैं। अगर हम अपने हाइड्रोपोनिक सेटअप को बाहर में मतलब ओपन में अगर हमने लगाया है तो वहाँ पे हमें ना ह्यूमिडिटी देखनी पड़ती है, ना टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, ना ही हमें कोई क्रॉस वेंटिलेशन की आवश्यकता पड़ती है। अगर हमने हमारा हाइड्रोपोनिक सेटअप ग्रीन हाउस या पॉली हाउस के अंदर लगाया है तो हमें वहाँ पे देखना पड़ता है कि पॉली हाउस और ग्रीन हाउस के अंदर एक पर्याप्त मात्रा में ह्यूमिडिटी बनी रहे, एक पर्याप्त मात्रा में क्रॉस वेंटिलेशन रहे और टेम्परेचर मेंटेन रहे, क्योंकि पौधा बहुत सेंसिटिव होता है। जिस प्रकार हम इंसान टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी इन सब को लेकर के हम लोग एक सेंसिटिव होते हैं, उसी प्रकार पौधे भी काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। इसीलिए ये 3 जो है हमारे पॉइंट्स, जैसे हमारा ह्यूमिडिटी है, हमारा टेम्परेचर है, हमारा क्रॉस वेंटिलेशन है, अगर ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं होगी एक पॉली हाउस या ग्रीन हाउस के अंदर तो हमारा हाइड्रोपोनिक सेटअप हमारा कितना भी अच्छा क्यों ना हो, हमारा न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, हमारा पीएच वैल्यू कितनी भी स्टेबल क्यों ना हो, हमें वो ग्रोथ नहीं मिलेगी जो हमें मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और क्रॉस वेंटिलेशन को भी हमें मेंटेन रखना चाहिए। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया। अब हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के क्या क्या फायदे हैं। हालांकि हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के कई सारे फायदे हैं, लेकिन यहाँ पे हम केवल उन बड़े 5 फायदों की बात करेंगे। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के सबसे बड़े फायदों में से सबसे पहला फायदा ये है कि अगर हम किसी पौधे को मिट्टी में भी ग्रो कर रहे हैं और सेम टाइम पे हम उसे हाइड्रोपोनिक सेटअप के अंदर भी हमने लगा दिया है, तो वहाँ पे हम ये देखने को मिलता है कि जो हमने सेटअप में अपने हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के अंदर या हाइड्रोपोनिक सेटअप के अंदर जो पौधा हमने लगाया है वो हमें 50% फास्टर ग्रोथ
दिखाता है एज कम्पेयर टू उस पौधे से जो हमने मिट्टी में बो रखा है। हमारा दूसरा सबसे बड़ा फायदा इसमें यह है कि यहाँ पे हम मिट्टी का इस्तेमाल ना करके जब हम ग्रोइंग मीडियम का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे किसी भी प्रकार के कीटाणु या किसी भी प्रकार की बैक्टीरिया फंगस यहाँ पे क्रिएट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से कि हमारा पौधा जो है वो किसी भी प्रकार के डिजीज या पेस्ट से फ्री होता है। और किसी भी प्रकार के डिजीज और पेस्ट से फ्री होने के कारण हम यहाँ पे किसी भी प्रकार का कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं करते हैं और जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो कंप्लीटली 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट तैयार होता है। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के फायदों में एक तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब हम किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी फसल को जब हम हाइड्रोपोनिक सेटअप के अंदर उगाते हैं तो वहाँ पे उस प्रोडक्ट की न्यूट्रिशन वैल्यू, उस प्रोडक्ट का फ्लेवर और उस प्रोडक्ट का जो टेक्सचर है वो इम्प्रूव्ड मिलता है, वो ज़्यादा अच्छा मिलता है एज कम्पेयर टू कन्वेंशनली उगाए हुए किसी भी पौधे से या किसी भी प्रोडक्ट से। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के फायदों में से चौथा सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब हम किसी भी प्रोडक्ट को हाइड्रोपोनिकली उगाते हैं तो वहाँ पे हम जो भी न्यूट्रिशन है वो सीधा पानी में मिला करके पौधे के जड़ को दे देते हैं, जिसकी वजह से कि पौधे को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है न्यूट्रिशन और पोषक तत्वों को ढूंढने के लिए, और वो कम से कम जगह में एक अच्छा ग्रोथ दिखाते हैं और हम भी कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों को या पौधों को लगा करके एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग का जो फायदा है उनमें से सब पांचवा फायदा ये है कि यहाँ पे हमारा लेबर कॉस्ट कम होता है, यहाँ पे हमें लोगों की आवश्यकता कम होती है। ज़्यादातर जो हाइड्रोपोनिक सेटअप्स होते हैं वो ऑटोमेटिक या फिर सेमी ऑटोमेटिक तैयार किया जाता है, जिसकी वजह से कि यहाँ पे लेबर की ज़रूरत कम होती है। और अगर हम इसको कंपेयर करें हमारे ट्रेडिशनल फार्मिंग से तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, ऐसे कई सारे प्रोसेस हैं जो हम ट्रेडिशनल फार्मिंग में करने के लिए हमें लेबर की आवश्यकता होती है, लेकिन हाइड्रोपोनिक सेटअप्स के अंदर वो सारे के सारे प्रोसेस स्किप कर दिए जाते हैं, उनकी हमें कोई आवश्यकता नहीं होती। अगर मैं छोटा सा एग्जांपल की बात करूं तो जिस प्रकार हम खेत में हल चलाते हैं ट्रैक्टर की आवश्यकता होती है, इरिगेशन के लिए बंदों की आवश्यकता होती है, पाइपें बिछानी पड़ती है, लेकिन जब हम हाइड्रोपोनिक फार्मिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें ना हल चलाने की आवश्यकता है, ना इरिगेशन के लिए अलग अलग पाइपें बिछाने की आवश्यकता है, ना हमें यहाँ पे लोगों की आवश्यकता पड़ती है। 1 से 2 व्यक्ति ही सफिशिएंट होता है बड़े से बड़े प्लांट को मेंटेन करने के लिए और उसकी देखभाल करने के लिए। तो यहाँ पे हमें लेबर कॉस्ट बहुत कम पड़ जाता है हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के फायदों में छठा सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम हमारे सेटअप्स के क्लाइमेट को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। हम हमारे सेटअप्स के अंदर न्यूट्रिएंट सॉल्यूशंस की न्यूट्रिशन वैल्यू को सेट कर सकते हैं, हम हमारे न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के पीएच को सेट कर सकते हैं, हम ग्रोइंग मीडियम को स्टेरलाइज करके यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से कि हमारे उसमें पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो कई सारी ऐसे एडवांटेजेस हैं हाइड्रोपोनिक के जो हमें ट्रेडिशनल फार्मिंग में देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देते हुए आपको उसके फायदे के बारे में बताया। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग को शुरू करने से पहले आपको किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए ये भी आपको मैंने बता दिया। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग एक वाकई बहुत अच्छा विकल्प है किसी भी व्यक्ति के लिए अगर वो फार्मिंग शुरू करना चाह रहा है तो, क्योंकि आज की डेट में ट्रेडिशनल फार्मिंग में बहुत से ऐसे चैलेंजेस हैं जो हमें फेस करनी पड़ती है। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इस वीडियो से आपने कुछ सीखने को मिला है आपको, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप मेरे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन को मिस ना कर सकें। अब मैं आपसे मिलूंगा अपने अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सा हाइड्रोपोनिक सेटअप्स आपके लिए फायदेमंद है और कितने प्रकार के हाइड्रोपोनिक सेटअप्स होते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। अब मैं आपसे मिलूंगा अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।